आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं धातु के इंट्रोडक्शंस के बारे में, यानी कि मेटल के इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निरुक्ति के बारे में, जिसके शरीर से सेवन में वली मतलब झुर्रियाँ, जो आपके डार्क सर्कल्स हैं या रिंकल्स हैं वो। फलित्य मीन्स जो आपके बाल सफ़ेद होना है वो। खालित्य गंजापन। कृष्णा मतलब पतला दुबला निर्बलता। ठीक है। वृद्ध अवस्था मतलब जो आपकी बुढ़ापा है वो। और रोग नष्ट हो उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहलाता है। जो वो चीज़ जो हमारी बॉडी में क्या करती है, झुर्रियाँ कम करती है। फलित्य मतलब बाल का सफ़ेद होना, बाल का गिरना, दुबलापन, वृद्ध अवस्था और रोग का नाश करती है, वो होती है हमारी धातु। वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में धातु और लौह दोनों एक शब्द दूसरे के क्या हैं, पर्याय मीन्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं धातु या लौह शब्द के बारे में, तो लौह शब्द किससे बना है, लौह धातु से बना है। ठीक है। तो इसका जो निरुक्ति है वो क्या है, लौह धातु से इसकी निरुक्ति बताई गई, जिसका अर्थ क्या होता है, खींचकर निकालना होता है। खींचकर किसको निकालता है, ये हमारे रोगों को शरीर से खींचकर निकालता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं धातु का इतिहास के बारे में, तो तीन इसके जो हिस्ट्री है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड है। पहला है वैदिक काल, दूसरा संहिता काल और तीसरा है रसशास्त्र काल। वैदिक काल में अथर्ववेद में 4 धातुओं का वर्णन मिलता है। कौन-कौन सी, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। ये आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इंट्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ यहीं से आपके प्रिपेयर होने वाले हैं। यजुर्वेद में 6 धातु का वर्णन है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, सीस और वंग। इसी तरह जो आपका मनुस्मृति है उसमें 8 धातुओं का वर्णन है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, कांस्य, शीत, नाग और वंग। संहिता काल यानी कि आपकी जो सुश्रुत और चरक संहिता है उसमें भी 8 धातुओं का वर्णन मिलता है, स्वर्ण, रौप्य, त्रपु, ताम्र, पीतल, कांस्य, सीस और श्रेयस। जो आपका रसशास्त्र काल है उसमें 6 धातुओं का वर्णन मिलता है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, तीक्ष्ण, लौह, वंग और सीस। इसी तरह रस हृदय तंत्र में 9 धातुओं का वर्णन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस बहुत बार इस पे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं एआईपीजीटी वगैरह में। ठीक है। तो कौन कौन से बताए गए, स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, तीक्ष्ण लौह, कांत लौह, अभ्र, सत्व, पीतल, नाग और वंग। ये 9 धातु वहाँ पे वर्णन मिलता है। अगर हम बात करते हैं रस इंद्र चूर्णमणि तथा रस रत्नाकर समुच्चय, तो इन्होंने क्या किया, जो आपकी 9 धातु यहाँ पे थी उनको क्या किया, 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। पहला है शुद्ध लौह, दूसरा पूती लौह और तीसरा है मिश्र लौह। शुद्ध लौह मतलब जिस धातु में कोई दूसरा धातु ना हो, मतलब जिसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो, या मतलब वो ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट ना हो, वो है हमारी शुद्ध लौह। जिसमें कौन कौन आता है आपका, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। तो यहाँ पे 4 आपके हो गए। ठीक है। इसके बाद पूती लौह, जो धातु अग्नि पर तपाने पर जल्दी से पिघल जाए, वो होती है हमारी पूती लौह। तो यहाँ पे 3 को इंक्लूड किया गया, नाग, वंग और यशद। इसके बाद है मिश्र लौह, 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक साथ मिलाकर जो बना है वो हमारी मिश्र लौह। तो यहाँ पे किस किस का वर्णन है, पीतल, कांस्य और वर्त लौह का। इसके बाद हम बात करते हैं धातु की उत्पत्ति, मतलब क्या है, पुराणों में किस क्या क्या मान्यता है कि किसकी किस धातु की उत्पत्ति किससे हुई है। तो अगर हम बात करते हैं स्वर्ण की उत्पत्ति, तो स्वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्नि के वीर्य से। ठीक है, अग्निदेव के वीर्य से। रजत की उत्पत्ति किससे हुई, चंद्रमा के वीर्य से। ताम्र की सूर्य से। वंग की इंद्र के शरीर से। ठीक है। सीसा की वासुकी नाग। ठीक है, यानी कि वासुकी नाग जो है उसके स्पर्म से बताया गया। लोह की यमराज। ठीक है। तो यहाँ पे इनके उत्पत्ति बताए गए जो हमारी पौराणिक मान्यता है उनके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंबल्स के बारे में, तो जो हमारा स्वर्ण यानी कि गोल्ड है उसका सिंबल क्या होता है, एयू। रजत एजी सिल्वर। ठीक है। ताम्र का होता है कॉपर, सीयू। लौह आयरन, एफई। नाग लेड, पीवी। वंग को कहते हैं टिन यानी कि एसएन। और अगर हम यशद की बात करते हैं तो वो होता है हमारा जिंक, जेडन। अगर हम बात करते हैं धातु और घात धातुओं का ग्रह के साथ संबंध, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धातुओं का ग्रह के साथ संबंध पूछ लिया जाता है। तो ताम्र का संबंध किससे होता है, सूर्य से। रजत का संबंध होता है चंद्रमा से। पीतल का मंगल ग्रह से। नाग का बुध। स्वर्ण का गुरु। वंग का शुक्र ग्रह से। तीक्ष्ण लोह का शनि ग्रह से। कांस्य का राहु के साथ उसका संबंध है। और जो आपका कांत लोह है उसका जो है केतु के साथ संबंध बताया गया। अगर हम बात करते हैं धातु, भस्म, वर्ण और ज्वाला परीक्षा, मतलब क्या होगा, जब हम इन धातुओं को, इनकी धातुओं की भस्म बनाएंगे, यानी कि जब इनके क्या कर लेंगे, इनको जला के राख कर लेंगे, तो उनका वर्ण कैसा होगा, मतलब उनका जो कलर होगा वो कैसा होगा। और जब हम इनको जला रहे होंगे तो अग्नि कैसी होगी, मतलब अग्नि में जो फ्लेम्स हैं वो कैसे होंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो स्वर्ण है उसकी जो अगर हम बात करते हैं तो उसका वर्ण कैसा बनेगा, पीत वर्ण का होता है। जब हम इसका वर्ण भस्म बना लेंगे तो कैसा हो जाता है, चंपक वर्ण की बनती है। और ज्वाला कैसे निकलती है, यानी कि फ्लेम्स पीले कलर के पित्त वर्ण के निकलते हैं। ठीक है। अगर हम रजत की बात करते हैं तो यानी क्या, तो वर्ण इसका मतलब जो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल स्टेट में श्वेत होता है।
जब हम उसका भस्म बनाते हैं तो कृष्ण बन जाता है और ज्वाला कैसे निकलती है? श्वेत। इसी तरह ताम्र कैसा होता है? रक्त वर्ण का होता है, ठीक है? और जब इसका भस्म निर्माण किया जाता है तो कृष्ण या मयूर कंठ, जो हमारा मोर का कंठ होता है उसके समान, ठीक है, नील इसकी ज्वाला निकलती है। लौह धातु कैसी होती है? कृष्ण वर्ण की होती है, ठीक है, जो जिसमें कैसा है जैसे पका हुआ जामुन होता है, ठीक है, उसके जैसा भस्म बनती है इसकी। और ये हमारा ज्वाला कैसे निकलती है? कृष्ण वर्ण की निकलती है। इसी तरह नाग की बात की जाए तो कृष्ण वर्ण का होता है, ठीक है, इसमें जो हमारी भस्म बनती है वो कृष्ण वर्ण की बनती है। और कैसा निकलता है? ज्वाला कैसे निकलती है? धूम, जैसे धुआं का वर्ण होता है इस तरह का। वंग की बात की जाए तो ये श्वेत वर्ण का होता है। इसमें जो भस्म निर्माण होती है वो श्वेत वर्ण की होती है। और जो इसका जो ज्वाला बनती है वो कैसे बनती है? कपोत वर्ण की बनती है, ठीक है। यशत की बात की जाए तो ये भी श्वेत वर्ण का होता है, ज्वाला भी श्वेत वर्ण की बनती है। और यहाँ पे इसमें भस्म भी श्वेत वर्ण की बनती है और ज्वाला कपोत वर्ण की। पीतल पीत वर्ण का होता है, कृष्ण वर्ण की। यहाँ पे जो हमारी भस्म है वो कृष्ण वर्ण की बनती है और इसका जो ज्वाला है उसका स्पेसिफिक वर्णन नहीं है। कांस्य में श्वेत। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो भस्म का वर्ण होता है वो कैसा होता है? कृष्ण होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धातु भस्म सामान्य सेवन मात्रा। किस धातु की कितनी सेवन मात्रा बताई गई? अगर आपको पारद की भस्म का सेवन करना है तो एक रत्ती बताई गई है, ठीक है। एक रत्ती में कितना होता है? 125 mg तक आप इसका सेवन कर सकते हो, ठीक है। रजत भस्म 3 रत्ती यानी कि कितना हुआ आपका? 125 इंटू 3, ठीक है। तो इसका जो स्वर्ण भस्म है उसकी एक रत्ती। हरताल भस्म है उसकी 7 यव, ठीक है, 7 यव बताई गई है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट याद कर लेना कि हरताल भस्म कितनी है? 7 यव के बराबर बताई गई है। और जो हमारा बाकी जो भस्म है, ठीक है, शेष भस्म जो बाकी जो भस्म बची है उनकी जो मात्रा है वो बताई गई है 2 रत्ती। तो ये था आज हमारा लेक्चर जिसमें हमने धातुओं के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर स्वर्ण के बारे में होगा जिसमें मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।